हेलो फ्रेंड, जे रूसो के बारे में पढ़ते हैं। तो जे रूसो जो मेन कंट्रीब्यूशन है, इन्हें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पिता कहा जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पिता कहा जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर हैं तो हॉब्स, लॉक और रूसो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करने वाले थिंकर। दो, तीसरी चीज़, इन्होंने पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। फिर तीसरी चीज़, ये जनरल विल कॉन्सेप्ट देते हैं। जनरल विल का कॉन्सेप्ट देते हैं, समान इच्छा का सिद्धांत देते हैं। तो इसको आगे चलकर पढ़ेंगे ये क्या है। और इनका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि एवरीबडी वन इज बॉर्न फ्री, बट एवरीवेयर इन चेन्स। तो एक व्यक्ति पैदा तो फ्री होता है, लेकिन हर जगह वो चेन्स में रहता है। चेन्स कौन सी होती हैं? समाज की चेन्स होती हैं, हमारी विचारधाराओं की चेन्स होती हैं, देश काल परिस्थिति समय इन सब की विचारधाराओं, इन सब की चेन्स होती हैं जो एक व्यक्ति को बांधे रहती हैं, हालांकि वो पैदा तो फ्री हुआ था। तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय देखते हैं रूसो का। तो ये महान राजनीतिक विचारक रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड, जिनेवा, याद रखिए। तो बेसिकली ये स्विस थिंकर है। रूसो के पिता घड़ी साज थे, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय से ही रूसो की माता का देहांत हो गया था और पिता ने पुत्र को दुर्व्यसनों का साथी बना दिया। इस प्रकार जन्म से ही वह उपेक्षित और स्नेह विहीन रहा। रूसो का पालन पोषण भी लापरवाही में उसके रिश्तेदारों के द्वारा हुआ, इसलिए रूसो में भी लापरवाही और विलासिता घर कर गई। दांत चर्मिनों ने रूसो को एकांत आवारा की संज्ञा दी। तो बेसिकली लगभग 14 वर्ष की अवस्था में ही रूसो को एक कठोर संगत रास खुदाई का काम करने वाले के पास काम करना पड़ा, जो उसके साथ बड़ा ही पाशविक व्यवहार करता था। वहाँ रूसो को भरपेट भोजन के लिए कठिन परिश्रम ही नहीं करना पड़ा, बल्कि उसने चोरी करने, झूठ बोलने की कला भी सीख ली। आखिर अपने मालिक से तंग आकर वह 16 वर्ष की आयु में वहाँ से भाग निकला। जीवन के अगले कुछ वर्षों तक उसने अपना जीवन फ्रांस में आवारागर्दी करते हुए बिताया। उसे वेनिस में फ्रेंच दूतावास में नौकरी मिली थी, लेकिन अपने खराब मिजाज के कारण उसे पदच्युत होना पड़ा। आवारा, प्रताड़ित और पीड़ित होने पर भी रूसो बहुत करीब से जीवन के हर पहलू को देखता रहा। उसके माता पिता प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन रूसो मैडम दी वारेंस के प्रभाव में आकर कैथोलिक बन गए। दी वारेंस रूसो की प्रेमिका के रूप में उस समय साथ रही थी। 1743 से 44 में रूसो वेनिस में फ्रांसीसी राजदूत के सचिव बन गए। 1745 में रूसो पेरिस में सिरेसा लिवासियर नामक महिला के संपर्क में आया। 26 वर्ष तक प्रेमपूर्ण संबंधों के बाद वृद्धावस्था में रूसो ने उसके साथ विवाह कर लिया। 1749 में डिजॉन की एकेडमी ने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। रूसो ने इस प्रतियोगिता का समाचार पढ़ा। इस प्रतियोगिता का विवरण था, या इस प्रतियोगिता का विषय क्या था कि विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया अथवा उसे विशुद्ध करने में। हैज़ द रिवाइवल ऑफ द साइंस एंड द आर्ट हेल्प टू प्यूरिफाई और टू करेक्ट मोरल्स। रूसो ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपने निबंध में घोषणा की कि विज्ञान और कला ने मनुष्य का पतन किया। मानव की चरित्रहीनता का उत्तरदायित्व आधुनिक समाज पर है। रूसो को इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर अपार ख्याति प्राप्त हुई। रूसो ने इस प्रतियोगिता का समाचार पढ़ा, तो इसे अपार ख्याति प्राप्त हुई। फिर 1754 में रूसो ने अकादमी द्वारा दूसरी बार घोषित निबंध प्रतियोगिता में पुनः भाग लिया। इस समय उसका विषय क्या था कि असमानता का उद्भव और आधार, तो ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इस निबंध में रूसो ने असमानता के लिए निजी संपत्ति को उत्तरदायी ठहराया। इसमें राज्य और फ्रेंच राजतंत्र की भी आलोचना की गई। यद्यपि यह निबंध पिछले निबंध से अधिक अच्छा था, किंतु इसमें व्यक्त विचार अधिकारियों के विचारों से नहीं मिलते थे, इसलिए रूसो ने इस बार पुरस्कार नहीं प्राप्त किया। परिणामस्वरूप समाज के प्रति उसके विचारों में कटुता आ गई, जो कि उसकी अन्य रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। सन
1954 में रूसो मैडम दी इपिने के संरक्षण में आया, जिसने उसे माउंट लारेंसी में रहने के लिए स्थान दिया। रूसो यहाँ पर 8 वर्षों तक रहा। उसकी महान रचनाएं इमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसी काल में लिखी गई। पेरिस के कृत्रिम जीवन से दूर प्रकृति की गोद में रहते हुए रूसो ने जब द इमाइल तथा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक विख्यात ग्रंथों की रचना की, जिससे उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। उसके ग्रंथ इमाइल ने तो फ्रांस में क्रांति ही उत्पन्न कर दी। उसके क्रांतिकारी विचारों से शासक और पादरीगण क्रुद्ध हो गए। सन 1762 में उसकी गिरफ्तारी का आदेश निकाल दिया गया। रूसो ने पेरिस छोड़ दिया तथा अपने जीवन के 16 वर्ष एक खानाबदोश के रूप में बिताए। उसका स्वास्थ्य गिरता रहा, किंतु उसने लेखन कार्य जारी रखा। प्राण रक्षा के लिए वह जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों में भटकता रहा। 1766 में इंग्लैंड में दार्शनिक A.O. ह्यूम ने उसे शरण दी। यहाँ एडमंड बर्क भी उनका मित्र बन गया, लेकिन रूसो के मित्र उसकी अभिमानशीलता को सहन नहीं कर सके। अतः मित्रों के प्रति शंकालु होकर रूस पुनः गुप्त रूप से फ्रांस से भाग गया। ह्यूम ने अपने प्रभावशाली मित्रों की सहायता से यह व्यवस्था कर दी कि रूसो को बंदी बनाने की आज्ञा क्रियान्वित न की जाए। अतः जीवन के शेष 11 वर्ष पेरिस में व्यतीत करते हुए रूसो ने कन्फेशंस, डायलॉग्स और लिबरीज ग्रंथों की रचना की। सन 1775 तक राजनीति में उसकी रुचि इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह एक सलाहकार के रूप में ढूंढा जाने लगा था। इसी समय जिनेवा की सरकार को पराजित कर कोर्सिकन नेता पाउली ने अपनी स्वतंत्र एवं स्थायी सरकार स्थापित करने की चेष्टा की। रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत पहले यह लिख चुका था कि कोर्सिका ही एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष विधायन संभव हो सकता है। कोर्सिका के नेता रूसो से प्रभावित थे और ऐसे ही एक नेता ने रूसो को नए गणतंत्र की संस्थाओं के लिए एक योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया। रूसो इस द्वीप पर रहने की योजना बनाने ही लगा था कि यह योजना भी विफल हो गई। उसने सैमुअल जॉनसन के जीवन चरित्र लेखक जेम्स बासवेल को उस द्वीप में भेजकर अपने अकाउंट्स ऑफ कोर्सिका 1767 को पूरा किया। स्वयं को एक विधायक मानकर कोर्सिका का संविधान बनाया। बाद में पोलैंड की पुनर्स्थापना के अवसर पर उसने सन 1772 में कंसिडरेशंस ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड शीर्षक से एक अन्य प्रस्ताव भी तैयार किया। 2 जुलाई 1778 को इस महान क्रांतिकारी राजनीतिक विचारक का परलोकगमन हो गया। यूलिच ने रूसो के बारे में लिखा है कि विचारों के इतिहास में ऐसे व्यक्ति को खोज पाना कठिन है जिसने इतने अर्ध सत्यों के बावजूद मानव जाति पर इतना गहरा प्रभाव डाला हो जितना कि रूसो ने। ये किसने कहा था? यूलिच याद रखिए। रूसो को आधुनिक युग में समुदायवाद यानी समान इच्छा व समान सुख की अवधारणा में कारण का प्रणेता माना जाता है। प्राचीन काल में रूसो समुदायवादी था। ये याद रखिएगा कि प्राचीन काल में जो कम्युनिटेरियन थिंकर था, काइंड ऑफ कम्युनिटेरियन थिंकिंग की जो ओरिजिन है वो रूसो में देखी जाती है और आधुनिक काल में रूसो में। बाद में तो फिर ये माइकल वाल्जर ये सब आए, माइकल सैंडल ये सब थिंकर्स आए। लेकिन ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन रूसो से होता है, ओरिजिन अरस्तु से होता है। रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कट्टर समर्थक कहा जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इसे स्टॉन्च सपोर्टर कहा जाता है। रूसो का कहना था कि इंग्लैंड के लोग 5 साल में एक बार आज़ाद होते हैं, तो पीपल ऑफ इंग्लैंड आर फ्री ओनली वंस इन 5 ईयर। क्यों? क्योंकि वहाँ 5 साल में एक बार चुनाव होता है, इसलिए एक बार स्वतंत्र होते हैं, फिर 5 साल रास्ते में चले जाते हैं। तो इस प्रकार वो अपने विचार रखता था। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति यानी कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1779 का आध्यात्मिक पिता यानी स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। एडमंड बर्क ने उन्हें राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात, द इनसेन सोक्रेटिस ऑफ द नेशनल असेंबली कहा है। किसने? एडमंड बर्क ने। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एडमंड बर्क ने किसे पागल सुकरात कहा गया, किसके द्वारा? या एडमंड बर्क ने किसे पागल सुकरात कहा है राष्ट्रीय असेंबली का? क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। नेक्स्ट है रूसो के लेख व पुस्तकें। तो पहला जो लेख था डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस। डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस ये कब लिखा गया? 1749 में। विज्ञान व कला का आचार को शुद्ध व भ्रष्ट करने में योगदान। यह लेख यानी ऐसे एकेडमी ऑफ डिजाइन द्वारा पुरस्कृत हुआ।
इसे ही संक्षेप में डिस्कोर्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, विज्ञान व कला पर एक वार्ता कहा जाता है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1754 में विषमता पर वार्ता, यह भी लेख है जिसको रूसो ने काइंड ऑफ उसको उसमें लेख लिखा था, तो उसका नहीं मिल पाया था। ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी जिनेवा वासियों को समर्पित था ये। डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। इस पुस्तक की प्रथम पंक्ति में लिखा है, मनुष्य सुंदर पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा जाता है। तो वन इज बॉर्न फ्री या मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। मनुष्य सुंदर पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा जाता है। इस पुस्तक का अंतिम पंक्ति क्या है? मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो वन कैन बी फोर्स टू बी फ्री, वन कैन बी फोर्स टू बी फ्री या मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो बाद में हम देखेंगे कि इसी सेंटेंस को लेके, इसकी विचारधारा को लेके बाद में हिटलर जैसे, मुसोलिनी जैसे तानाशाहों ने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि आपको स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर रूसो को थिंकर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म भी कहा जा सकता है। आगे चल के पढ़ेंगे क्योंकि आप एक व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो स्टेट एक व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य कर सकता है। ये काइंड ऑफ एक टोटलिटेरियन थिंकिंग न हुई इस प्रकार से। तो इस पुस्तक में राज दर्शन संबंधी विचारों की विवेचना है। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार से मुक्त वैकल्पिक समाज की संभावना खोजी है। उन्होंने राज्य को प्राचीन यूनानी विचारकों, विशेषकर प्लेटो और अरिस्टो की तरह नैतिक समुदाय माना है जो एक एकल इच्छा के साथ सहयोगी संस्था के रूप में हो। डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस 1749 एंड डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1754। पहले आर्ट एंड साइंस, डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस, जिसमें वो लेख लिखता है और काइंड ऑफ उसको पुरस्कृत किया जाता है। फिर इनइक्वालिटी पर लिखता है तो उसको पुरस्कार नहीं मिलता है। सबसे पहले डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस आता है 1749 में, फिर डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी आता है 1754। दोनों लेखों का उद्देश्य निषेधात्मक था, यानी काइंड ऑफ निगेटिव था। इसमें तत्कालीन सामाजिक दोषों की ध्वंसात्मक आलोचना की गई। रूसो के दर्शन का रचनात्मक पक्ष सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पाया जाता है। तो जो काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट है रूसो के फिलॉसफी का, वहाँ पाया जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पाया जाता है। इमाइल, तो ये एजुकेशन पर लिखी गई बेसिकली एक पुस्तक है। कब लिखी गई? 1762 में। यह पुस्तक शिक्षा पर है ना, एजुकेशन पर है। इसमें प्रगतिवादी उपागम का उदय हुआ है। मनुष्य की निर्वासित प्रकृति का उदय ही शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य की निर्वासित प्रकृति का उदय ही शिक्षा का उद्देश्य है। इस पुस्तक के अनुसार प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रकृति यानी अकॉर्डिंग टू हिज नेचर के अनुसार शिक्षित करना चाहिए। ऐसा जैसे ही रूसो ने कहा, जो पादरी समाज था, जो काइंड ऑफ शासक वर्ग था, तो इसको भी बैन कर दिया जाता है इस पुस्तक को, और रूसो को काइंड ऑफ क्रिटिसाइज किया जाता है कि ऐसा कैसे कर सकते हो। इसमें रूसो ने धार्मिक शिक्षा का विरोध किया, धार्मिक शिक्षा का विरोध किया तथा इसी पुस्तक में प्रकृति को लौट चलो, रिटर्न टू नेचर का नारा दिया। इस ग्रंथ की रचना के कारण रूसो को प्रगतिवादी शिक्षा का जनक कहा जाता है, लेकिन इसकी आलोचना भी की गई तत्कालीन समाज के द्वारा। फिर इमाइल के अनुसार ईश्वर सब कुछ अच्छा ही बनाता है और यह मनुष्य है जो बुरे का निर्माण करता है। तो गॉड हैज़ मेड एवरीथिंग गुड, इट इज़ ह्यूमन विच हैज़ डिस्ट्रॉयड इट, विच हैज़ हु हैज़ स्पॉइल्ड इट। फिर नेक्स्ट है द कन्फेशन और रिवरीज ऑफ द सोलिटरी वॉकर। तो कन्फेशन एंड मतलब ये अलग अलग पुस्तकें हैं। तो कन्फेशन एंड द रिवरीज ऑफ अ सोलिटरी वॉकर, ये दोनों उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई हैं। कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1772 में आती है। रूसो ने 1774 में एक लेख लिखा था, लास्टिंग पीस थ्रू द फेडरेशन ऑफ यूरोप। इसमें उन्होंने स्थायी शांति की स्थापना और युद्धों की रोकथाम के लिए यूरोपीय राष्ट्रों को एक संघ के रूप में संगठित करने की सलाह दी थी। वान के अनुसार रूसो के साहित्य के पहले चरण में विद्रोही व्यक्तिवाद दिखाई देता है, तो बाद के चरण में विद्रोही समष्टिवाद या समूहवाद दिखाई देता है। तो रूसो के साहित्य के पहले चरण में विद्रोही व्यक्तिवाद दिखाई देता है और बाद के चरण में विद्रोही समष्टिवाद या समूहवाद दिखाई देता है। डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस के निष्कर्ष स्तर के प्रति विद्रोह, रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, यह मूलतः इतिहास की व्याख्या करता है। यह लेख मूलतः इतिहास की व्याख्या करता है। इट एक्सप्लेन्स हिस्ट्री बेसिकली। रूसो एथेंस व रोमन साम्राज्य का उदाहरण देते हुए बताता है कि एथेंस इसलिए बर्बाद हुआ, क्योंकि वहाँ शोभा, वैभव, संपत्ति, कला व विज्ञान की प्रचुरता थी। जब तक रोमन निर्धन व सीधे साधे थे, तब तक वे अन्य साम्राज्यों पर विजय प्राप्त कर रहे थे,
किंतु जैसे ही वैभव, विलासिता, दुनियादारी व धन आया, रोमन साम्राज्य बर्बाद हो गया। कला व विज्ञान ने व्यक्ति को भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि इससे व्यक्ति विचारशील हो जाता है। विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर। विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है, दर्शन बौद्धिक सजावट का व शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते। तर्क के प्रति विद्रोह अर्थात एक चित्तशील विवेकशील मानव दुराचारी पशु है, नोबल सैवेज है। दुराचारी पशु है, नोबल सैवेज नहीं होगा। तर्क के प्रति विद्रोह अर्थात एक चिंतनशील विवेकशील मानव दुराचारी पशु। दोस्तों के अनुसार तर्क आत्म केंद्रिता यानी स्वस्वार्थ पैदा करता है और चिंतन इसे मजबूत करता है, और पीड़ित व्यक्ति को देखकर वह यह कहने को तैयार रहता है कि तुम समाप्त हो जाओ तो कोई बात नहीं, मैं सुरक्षित रहूं। तुम समाप्त हो जाओ तो कोई बात नहीं, यू डिस्ट्रॉय देयर इज नो मैटर बट आई एम सेफ। रूसो मनोभाव व भावनाओं को तर्क से अधिक महत्व देता है, इसलिए वह कहता है कि बुद्धि भयानक है क्योंकि यह श्रद्धा को कम करती है। विज्ञान विनाशक है क्योंकि यह विश्वास को नष्ट करता है। विवेक बुरा है क्योंकि यह सहज नैतिक ज्ञान के विरोध में तर्क वितर्क करता है। बिना सम्मान, आस्था और नैतिक अंत प्रेरणा के ना चरित्र होगा ना ही समाज। हालांकि रूसो तर्कशीलता, विवेकशीलता व वैज्ञानिक बुद्धि का विरोध करता है, पर स्वयं बड़ा तार्किक व चिंतनशील था। तो ये तो काइंड ऑफ डाइकॉटमी देखने को मिलती है कि रूसो तर्कशीलता, विवेकशीलता, वैज्ञानिक बुद्धि का विरोध करता है, लेकिन स्वयं बड़ा तार्किक और चिंतनशील था। अगर चिंतनशील ना होता, तार्किक ना होता, तो वो कैसे कह सकता था कि है ना, वर्तमान के समाज ने जो साइंस है, आर्ट और साइंस ने हमारी जो मौलिक प्रवृत्ति थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये कैसे कह पाता? एक तार्किक व्यक्ति, रेशनल व्यक्ति ऐसा न कह सकता है। अतः वेपर कहता है कि तर्क का उत्साही धर्मदूत जिसने अविवेक के काल में राह प्रशस्त करने हेतु औरों से अधिक किया, तर्क का उत्साही धर्मदूत जिसने अविवेक के काल में राह प्रशस्त करने हेतु औरों से अधिक किया। डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस में रूसो ने लिखा कि संपूर्णता की ओर कला व विज्ञान के विकास के कारण हमारी आत्माएं भ्रष्ट हो गईं। उन्होंने धन के दिखावे, कृत्रिमता व तार्किकता की बजाय सरलता, नैतिकता और परोपकार का समर्थन किया। इस मायने में उसके विचार गांधी के विचारों के सामने रखते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी भी आधुनिक पतनशील उपभोक्तावादी भौतिकवादी दुनिया के विरोधी थे। गांधी भी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के विचारधारा के मतलब काइंड ऑफ उसकी थिंकिंग रखने वाले व्यक्ति थे। वो भी हाई थिंकिंग और सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाले व्यक्ति थे। और रूसो भी ऐसा ही कहता है कि हमको अपने आप को नैतिकता परोपकार का समर्थन करना चाहिए। रूसो के अनुसार बुद्धि, विज्ञान और तर्क उस आस्था और नैतिकता को नष्ट करते हैं जिस पर समाज आधारित है। तर्क व्यक्ति की अज्ञानता भले ही दूर करता है, लेकिन उसे संकालु भी बनाता है। पुनर्जागरण काल में तर्क, विज्ञान, विवेक का जो विकास हुआ, रूसो ने उसे सरल मानव सभ्यता के लिए घातक बताया। तर्क के प्रति विद्रोह, रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन करते हुए उन्होंने लिखा, चिंतनशील पशु एक पतित पशु है। थिंकिंग मैन इज अ डिप्राइव्ड एनिमल। चिंतनशील पशु नहीं होगा, चिंतनशील मनुष्य होगा, एक पतित पशु है। थिंकिंग मैन इज अ डिप्राइव्ड एनिमल। इस प्रकार रूसो ने इस लेख में प्रबोधन काल, इनलाइटनमेंट की समालोचना यानी क्रिटिकल इवेल्युएशन काइंड ऑफ किया। फिर रूसो ने मूल पाप, ओरिजिनल सिन, मानव जीवन का कारण पाप है की रूढ़िवादी धारणा के विपरीत कहा कि मनुष्य अनिवार्य रूप से अच्छे हैं, पर समाज उन्हें भ्रष्ट कर देता है। तो ओरिजिनली मैन इज गुड, ओरिजिनली ह्यूमन्स आर गुड, बट इट इज अ सोसाइटी विच मेक्स देम बैड। प्राकृतिक मानव सरल व संयमित जीवन जीता है। उसकी शारीरिक आवश्यकताएं सीमित थीं, पर जैसे ही उसने तर्क करना शुरू किया, उसकी इच्छाएं असीमित हो गईं। इन असीमित इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, अतः तार्किक व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। रूसो उस कला, विज्ञान व विवेक की आलोचना करता है जो मानव को पथभ्रष्ट करती है। सच्ची कला जो मानव के स्वाभाविक विकास में सहायक है, वह उसका प्रशंसक है। रूसो जब नागरिक समाज व राज्य की आलोचना करता है, तो वस्तुतः वह तत्कालीन फ्रेंच नागरिक समाज व राज्य की आलोचना करता है। अन्यथा एक नैतिक व आदर्श राज्य को वह प्लेटो की तरह मानव विकास हेतु अपरिहार्य मानता है। याद रखिए, रूसो जिस प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर समझौते से पूर्व की अवस्था का वर्णन करता है, वह अवस्था हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की तरह पूर्व समाज
समाज पूर्व यानी प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल यानी राजनीति पूर्व तथा राज्य पूर्व दोनों हैं। रूसो इस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति दिल की भावना इंस्टिंक्ट के अनुसार स्वाभाविक व्यवहार करता है, न कि तर्क बुद्धि पर आधारित कृत्रिम व बनावटी व्यवहार। रूसो के दृष्टि में स्पार्टा प्राकृतिक सरलता का सर्वोपरि उदाहरण है। फिर डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी सन 1754 के असमानता का उद्भव और आधार लेख में रूसो ने असमानता के लिए निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी को उत्तरदायी ठहराया, जिसमें राज्य और फ्रेंच गणतंत्र की आलोचना की गई। इस लेख में रूसो प्राकृतिक अवस्था के मानव का वर्णन करता है। प्राकृतिक अवस्था नागरिक समाज के उदय के पहले की स्थिति है। इस अवस्था में मनुष्य एक भद्र वन्य प्राणी था, यानी नोबल सैवेज था। न अच्छा था, न बुरा था, न झगड़ा था, न सामूहिक जीवन। मानव स्वभाव की चरित्रहीनता का उत्तरदायित्व तो आज के समाज पर है। मानव स्वभाव से अच्छा है परंतु उसकी सामाजिक संस्थाओं ने उसे दुष्ट बना दिया। कैसे देखेंगे कि प्लूटो और रूसो की धारणा है कि मानव स्वभाव से अच्छा है, इसलिए अच्छी कला का उद्देश्य उसकी अच्छाई में अभिवृद्धि करना। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो के विचार प्लेटो और लॉक से समानता रखते हैं। रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास न भाषा थी, न कला थी, न विज्ञान था, न मनुष्य सुखी था और न मनुष्य दुखी था। मतलब काइंड ऑफ एक न्यूट्रल स्टेट थी। यह भद्र जंगली तर्क से दिशा निर्देशित न होकर दो मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित होता था। पहला आत्म प्रेम, आत्म संरक्षण की मूल प्रवृत्ति यानी सेल्फ लव, इन द सेंस कि अगर आपके पास आत्म प्रेम नहीं होगा तो आप के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जीने की इच्छा नहीं होगी, तो आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये आत्म प्रेम जरूरी है। मनुष्य का प्रथम कानून स्वयं अपनी रक्षा करना है। यदि वह नहीं होता तो आदिकाल में ही मानव नष्ट हो गया होता। इस प्रवृत्ति को शुभ कहेंगे क्योंकि इस कारण हम स्वयं को सुरक्षित रख पाते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ इंटरेस्ट इस संदर्भ में सही है। क्योंकि अगर हम अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपनी रक्षा नहीं करेंगे, स्वयं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी। तो फिर काहे का समाज, काहे का स्टेट, काहे का कुछ, फिर तो सब कुछ समाप्त हो जाए। फिर दूसरा है सहानुभूति यानी एम्पैथी, दूसरों के प्रति उदारता। यह भावना जीवन संग्राम की कठोरता को कम करती है एवं पारस्परिक सहयोग के माध्यम से मनुष्य को जीवन संग्राम के लिए सक्षम बनाती है। इसे ही शुभ भावना कहा जा सकता है क्योंकि इसका प्रभाव भी कल्याणकारी होता है। तो नेक्स्ट है कि इन दोनों प्रवृत्तियों यथा आत्मरक्षा व सहानुभूति स्वार्थ या परमार्थ में संघर्ष की संभावना अंतर्निहित है। दोनों भावनाएं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं की जा सकती, इसलिए व्यक्ति इनसे समझौता करने के लिए विवश होता है। इस प्रकार के निरंतर समझौतों से एक नवीन भावना उत्पन्न होती है जिसे अंतःकरण कहा जाता है। यह बुद्धि तथा शिक्षा दोनों से सर्वोपरि है। यह प्रकृति का उपहार। रूसो ने विवेक की अपेक्षा अंतःकरण को अधिक महत्व दिया है। तो उसका कारण यह था कि उसके समय में अंतःकरण की बहुत उपेक्षा की जा रही थी क्योंकि वह ज्ञान का युग था। लेकिन भद्र पशु नोबल सैवेज का स्वर्णिम जीवन ज़्यादा नहीं चला। उसने परिवार बना लिया। इस स्थिति को रूसो पितृसत्तात्मक चरण कहता है, पैट्रियार्कल स्टेज कहता है। पितृसत्तात्मक चरण, इस चरण में मनुष्य ने तर्क और भाषा का प्रयोग किया, धातु, विज्ञान व कृषि का विकास किया। किंतु लोहे व अन्य जिसने मनुष्य को सभ्य बनाया ने मानवता का सर्वनाश कर दिया क्योंकि इससे निजी संपत्ति पैदा हुई। जैसा कि रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि प्रथम मानव जिसने धरती के चारों ओर बाड़ लगाई तथा यह कहा कि यह मेरी है और उसे साधारण विश्वास करने वाले कुछ मनुष्य मिल गए जिन्होंने उसके कथन को मान लिया, वही वास्तव में नागरिक समाज राज्य का संस्थापक। धरती पर अधिकार ने संपत्ति की असमानता पैदा की। अमीर व्यक्तियों की संपदा को खतरा पैदा हुआ तो नागरिक समाज व कानून व्यवस्था का उदय हुआ, वह प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई। रूसो के लेख डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति सुखी व संपन्न था, सुखी और प्रसन्न था। पर जिस प्रथम व्यक्ति ने भूमि के एक टुकड़े पर बाड़ लगाकर यह कहा कि यह मेरा है, बस वहीं से संपत्ति की संस्था पैदा हो गई तथा प्राकृतिक असमानता परंपरागत असमानता अर्थात हैसियत, संपदा व शक्ति, स्टेटस, वेल्थ, पावर की असमानता में बदल गई, जिससे फिर रक्षा के लिए नागरिक समुदाय पैदा हुआ। रूसो के अनुसार आधुनिक समाज की सबसे बड़ी त्रुटि असमानता है और इस असमानता का मूल कारण निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी की संस्था का उदय। रूसो जिस क्षण से एक व्यक्ति के पास दो व्यक्तियों के लायक सामान इकट्ठा होने लगा, समानता समाप्त हो गई, संपत्ति पैदा हो गई, कार्य आवश्यक हो गया, विशाल जंगल उपजाऊ खेत बन गए,
जहाँ गुलामी व दुख फसल के साथ पैदा हुए। निजी संपत्ति के कारण सुखी पर आधारित प्राकृतिक अवस्था खो गई। हॉब्स व रूसो दोनों के विचारों में प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी। फिर भी हॉब्स राज्य के उदय के लिए आत्म संरक्षण के अधिकार की सुरक्षा को जिम्मेवार मानते हैं। वहीं रूसो लाक की तरह निजी संपत्ति की सुरक्षा को सामाजिक समझौते और राज्य निर्माण का आधार मानते हैं। रूसो आमतौर पर सामाजिक समानता के समर्थक थे, लेकिन पूर्ण समानता के नहीं। उनके विचार में दो प्रकार की असमानताएं संभव हैं। पहली, युवा व वृद्ध, कमजोर और मजबूत, बुद्धिमान और मूर्ख के बीच प्राकृतिक असमानता। दूसरी, समुदाय की विशेष सेवा के लिए दिए गए सम्मान से जनित असमानता। चूंकि रूसो संपत्ति को गरीबी, शोषण व असमानता का मूल कारण मानते हैं, इस अर्थ में वे आधुनिक समाजवाद के आध्यात्मिक प्रणेता थे, पर उन्होंने संपत्ति का विरोध प्लेटो की तरह नैतिक आधार पर किया, न कि आर्थिक शोषण के आधार। वे समाजवादियों की तरह सामूहिक संपत्ति के भी समर्थक नहीं थे। संपत्ति के अधिकार को उन्होंने पवित्र अधिकार माना। रूसो ही था जिसने प्रथम असमानता को दो भागों में बांटा। तो रूसो ही था जिसने सर्वप्रथम इनइक्वालिटी को दो भागों में बांटा। कौन कौन से? प्राकृतिक असमानता, नेचुरल इनइक्वालिटी। तो स्त्री पुरुष में लिंग संबंधी या काले गोरे में जो रंग भेद संबंधी भेद है, वे प्राकृतिक असमानता का उदाहरण है। मानव इनमें परिवर्तन की मांग नहीं करते। परंपरागत असमानता यानी कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, दलितों के साथ, स्त्रियों के साथ या काले व्यक्ति के साथ सम्मान, भूमिका, पद, धन संबंधी जो सामाजिक भेदभाव किए जाते हैं, वह परंपरागत असमानता है। इस असमानता को दूर करने की मांग मानव करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। रूसो इस पुस्तक में लिखते हैं, मैं यह पता करना चाहता हूँ कि क्या कोई टिकाऊ और वैध प्रशासन हो सकता है जिसमें मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। इस प्रकार रूसो अपनी इस पुस्तक में वैकल्पिक आदर्श राज की खोज करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी आज़ादी सौंपना नहीं है, बल्कि वैध राजनीति को सबकी भलाई में व्यक्ति की रक्षा करनी होगी। इसमें हर व्यक्ति संपूर्ण समुदाय के साथ होते हुए भी अपना ही आदेश पालन करता हुआ प्राकृतिक अवस्था की तरह उन्मुक्त रहेगा। रूसो के सामाजिक अनुबंध की परिभाषा है सभी अनुबंधकर्ताओं के लिए अपने सभी अधिकारों के साथ पूरे समुदाय को संपूर्ण स्वामित्व का अंतरण करना। रूसो की समान इच्छा, जनरल विल ऑफ रूसो। समान इच्छा की अवधारणा पहले रूसो की पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी में प्रस्तुत की गई, बाद में उसको इसकी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में विकसित किया गया। समान इच्छा का सिद्धांत रूसो के चिंतन का मूल आधार है। मानव में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक तो एक्चुअल विल होती है, यह स्वस्वार्थ व आत्म प्रेम पर आधारित होती है। रियल विल यह परमार्थ व जन कल्याण पर आधारित होती है। तो एक्चुअल विल में सेल्फ इंटरेस्ट होता है और सेल्फ सेंटर्डनेस होती है, आत्म प्रेम होता है। लेकिन जो रियल विल होती है उसमें परमार्थ यानी और जन कल्याण, वेलफेयर, सामुदायिक कल्याण पर तथा परोपकार पर आधारित होती है। तो ये वेलफेयर पर आधारित होती है, ये दूसरों के हित पर आधारित होती है। तो सभी रियल विल का जोड़ जनरल विल कहलाता है। तो ये जो सभी की रियल विल्स होगी, जो परमार्थ और जन कल्याण पर आधारित होगी, जो परोपकार पर आधारित होगी, उसी सभी रियल विल्स का जोड़ जनरल विल कहलाएगा। समान इच्छा के बारे में ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है, समान इच्छा समान हित की समान चेतना। इस प्रकार रूसो की समान इच्छा के दो अंग हैं। पहला समान व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा सामान्य विवेक पर आधारित विवेकशील इच्छा। यह गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। समान इच्छा का तात्पर्य बहुमत की इच्छा नहीं, यह एक या कुछ की इच्छा भी हो सकती है। यह बहुमत की इच्छा या सर्वसम्मत या लोकमत की भी नहीं। समान इच्छा मनाने वाला तत्व उसका अच्छापन है, ना कि संख्या। तो समाज हित से प्रेरित एक अकेले व्यक्ति की इच्छा भी समान इच्छा हो सकती है। समान इच्छा तो नैतिक वास्तविकता है, सौदेबाजी का परिणाम नहीं है। समान इच्छा समाज की नैतिक इच्छा है। तो इस प्रकार रूसो ने फिर से टोटलिटेरियन थिंकिंग को बढ़ावा दे दिया कि एक व्यक्ति की इच्छा ही समान है ना, एक व्यक्ति की भी इच्छा समान इच्छा हो सकती है। तो रूसो ने मुसोलिनी और हिटलर जैसे जो तानाशाह थे उनको प्रेरित किया कि वो अपनी इच्छा को ये जनरल विल बताएं, समान इच्छा बताएं, अच्छी इच्छा बताएं और सभी को प्रेरित करें कि वो स्वतंत्र हो ना, सभी को फोर्स करें कि वो स्वतंत्र हो। रूसो सार्वजनिक हित की निजी हित पर विजय सरल नहीं है। रूसो क्या कहता है? सार्वजनिक हित की निजी हित पर विजय, पर यह विजय सरल नहीं है, पर समान इच्छा यही। रूसो के अनुसार आम व्यक्ति समान इच्छा को समझ नहीं सकते। इसे समझने हेतु स्वार्थी
प्रवृत्ति के त्याग के साथ साथ उत्कृष्ट बौद्धिक प्रवृत्तियों का होना भी जरूरी है। सामान्य इच्छा समस्त कानून, नैतिकता, न्याय व स्वतंत्रता का स्रोत है। सामान्य इच्छा के गुणात्मक प्रकृति के कारण रूसो को व्यक्तिवाद के साथ सर्वाधिकारवाद व तानाशाही का दार्शनिक कहा जाता है। निश्चय ने अपने महामानव सुपरमैन की अवधारणा में उसे इसी सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि बताया है और बाद में फांसीवाद में निरंकुश शासक इसी सामान्य इच्छा के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। ड्यूगिट भी लिखता है कि रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र व सिजेरियन तानाशाही का जनक है, जिसने कांट व हीगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को प्रेरित किया। इन सब का तात्पर्य है कि रूसो के अनुसार एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है जो सबके कल्याण से संबंधित हो। फ्रांस की क्रांति के बाद से जैकोबियन क्लब के रोबेस्पियर ने इसी को आधार बनाकर फ्रांस में अत्याचार किया। रूसो जिस प्रकार प्रकृति मनुष्य को अपने अंगों पर निरंकुश सत्ता देती है, उसी प्रकार सामाजिक अनुबंध भी राज्य को अपने अंगों पर निरंकुश सत्ता प्रदान करता है। बेपर यदि सामान्य इच्छा सर्वोच्च है तो सामाजिक अनुबंध अनावश्यक या अर्थहीन है, और यदि सामाजिक अनुबंध आवश्यक या महत्वपूर्ण है तो सामान्य इच्छा सर्वोच्च नहीं हो सकती। ड्यूगिट, टैलमान, अल्फ्रेड कावन उन्हें आधुनिक निरंकुशतावाद यानी मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म का संस्थापक कहते हैं। इसका कारण यह है कि सामान्य इच्छा का विरोध संभव नहीं। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अगेंस्ट जनरल विल। हाँ, तो देयर इज नो क्रिटिसिज्म ऑफ जनरल विल। जे.एस. टॉलमैन ने अपनी कृति द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र की उत्पत्ति 1660 में लिखते हैं कि रूसो 20वीं शताब्दी के सर्वाधिकारवाद का बौद्धिक अग्रदूत है। अल्फ्रेड कावन, तानाशाही एंड डिक्टेटरशिप समान इच्छा के लोकतांत्रिक सिद्धांत का तार्किक व ऐतिहासिक परिणाम। बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने रूसो को प्रत्येक प्रकार के अधिनायकवाद का सबसे भयानक मित्र कहा। समान इच्छा के प्रशंसक कौन कौन थे? तो बेपर थे, बर्गसन, लास्की, मूरे, बाहनाद। ये रूसो को प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का प्रणेता मानते हैं। आलोचक बारकर, डिग्बी, हेकर ये रूसो को निरंकुश कहते हैं। समान इच्छा की विशेषताएं, तो पहला है एकता। समान इच्छा सदैव युक्त संगत होती है, अतः उसमें कभी परस्पर विरोध नहीं हो सकता। यह भिन्नता में एकता को स्थापित करती है। स्थायित्व, समान इच्छा स्थायी व शाश्वत है। औचित्य, समान इच्छा सदैव शुभ, उचित तथा कल्याणकारी होती है और सदैव जनहित लेकर चलती। संप्रभुताधारी, तो समान इच्छा संप्रभुताधारी है। रूसो की संप्रभुता का आधार जनरल विल है, समान इच्छा है। रूसो की समान इच्छा के सिद्धांत ने आदर्शवादी विचारधारा की नींव डाली, जिसे आधार मानकर टी.एच. ग्रीन ने राज्य का आधार बल न मानकर इच्छा को माना। टी.एच. ग्रीन का फेमस स्टेटमेंट है कि बिल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। राज्य का आधार बल नहीं बल्कि इच्छा है। तो नेक्स्ट है समान इच्छा से संबंधित सिद्धांत, थ्योरी रिलेटेड टू जनरल विल। तो स्वतंत्रता का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। जो समान इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे पालन के लिए बाध्य किया जाएगा, अर्थात स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाए। इस सिद्धांत के कारण रूसो को फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहा जाता है। अप्रतिनिधित्वकारी संप्रभुता। रूसो की समान इच्छा यानी संप्रभुता हस्तांतरणीय, अदेय, अविभाज्य व अप्रतिनिधित्वकारी है। संप्रभुता किसी एक अंग विशेष में निहित नहीं है बल्कि पूरे समुदाय में निहित है। इसका कोई एक प्रतिनिधि नहीं है। रूसो के अनुसार जिस क्षण वहाँ कोई स्वामी होगा वहाँ कोई संप्रभुता नहीं रहेगी। रूसो के अनुसार शक्ति कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका तो किसी दूसरों को सौंपी जा सकती है, इच्छा विधायिका नहीं। रूसो इसलिए कहता है कि ब्रिटेन के लोग 5 साल में एक बार संत होते हैं। पीपल ऑफ ब्रिटेन आर फ्री ओनली वंस इन 5 ईयर, क्योंकि उन्होंने प्रतिनिध्यात्मक शासन अपनाया है, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को गवर्नमेंट के अपनाया, इसलिए वो केवल 5 साल में एक बार फ्री होते हैं। रूसो को अंग्रेजों के प्रतिनिधि संसदीय व्यवस्था स्वीकार नहीं थी, क्योंकि इससे आज़ादी नहीं सिर्फ आज़ादी का भ्रम पैदा होता है। उसकी नज़र में आज़ादी का तात्पर्य कानून बनाने की प्रक्रिया में निरंतर हिस्सा लेना, जबकि अंग्रेजों ने यह अधिकार अपनी संसद को सौंप दिया। इसलिए रूसो राजनीतिक दल के विरोधी थे। रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मुख्य पृष्ठ पर शीश कटे लेवियाथन का चित्र है, जिसका तात्पर्य है संप्रभुता एक व्यक्ति या अंग विशेष में नहीं बल्कि समस्त समुदाय में, यानी उसका कोई चेहरा नहीं। हॉर्नसा बॉन क्या कहते हैं कि रूसो का संप्रभुताधारी
हाउस का शीर्ष काटा लेवियाथन। तो हॉर्नसा वन क्या कहता है कि रूसोज जनरल विल इज हाउस लेवियाथन विथ इट्स हेड चॉप्ड ऑफ। रूसोज जनरल विल इज हाउस लेवियाथन विथ इट्स हेड चॉप्ड ऑफ, यानी रूसो का संप्रभुताधारी हाउस का शीर्ष काटा लेवियाथन। इन्हीं विचारों के कारण रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी तथा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक कहा जाता है। आर निस्बेट के अनुसार रूसो के लिए संप्रभुता मात्र कानूनी चीज नहीं बल्कि सभी गुणों व स्वतंत्रताओं का कुल योग है। रूसो का राज्य सावयावी राज्य है यानी ऑर्गेनिक स्टेट है। इस राज्य में कोई भी अंग की तरह राज्य से अलग नहीं हो सकता है। तो इस राज्य में कोई भी अंग की तरह राज्य से अलग नहीं हो सकता है। जहाँ हाउस व लाग व्यक्तिवादी वहीं रूसो समुदायवादी। गुरु विधायक मास्टर लेजिस्लेचर। तो जब जनसभा समान इच्छा के अनुरूप कानून बनाने का काम करेगी तो गुरु विधायक सर्व संपत्ति पर पहुंचने के लिए भाषण वगैरह देगा तथा कानून लिखेगा। जनता सदैव अपना हित चाहती है पर सदैव देख नहीं सकती। रूसो के अनुसार चेतना एक नेत्रहीन इच्छा है जो शुभ कार्य करना तो चाहती है परंतु वह यह नहीं जानती कि शुभ इच्छा या शुभ कार्य क्या है। कार्यकारिणी यानी एग्जीक्यूटिव समान इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। सार्वभौमिक विधायिका लेजिस्लेचर ही इच्छा की ही समान इच्छा हो सकती है। तो सार्वभौमिक विधायिका की इच्छा ही सार्वभौमिक विधायिका लेजिस्लेचर की इच्छा ही समान इच्छा हो सकती है। लॉक और रूसो दोनों ने विधायिका को सर्वोच्च माना, फिर भी लॉक बहुमत आधारित प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के समर्थक थे जबकि रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक। साथ ही समान इच्छा बहुमत की इच्छा नहीं होती, यह एक या सबकी इच्छा हो सकती। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक था। वह प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को निर्वाचित विचार तंत्र इलेक्टेड एरिस्टोक्रेसी कहता है। रूसो भी प्लेटो के दार्शनिक राजा के समान किसी आदर्श गुरु विधायक की खोज में है जो कि समान इच्छा के अनुसार कानूनों का निर्माण करे। विधि निर्माता जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल कानून की रूपरेखा बनाने की योग्यता रखने वाला एक महान दार्शनिक होना चाहिए। संप्रभुता संबंधी रूसो के विचार। रूसो के अनुसार संप्रभुता समान इच्छा में निवास करती है। यही नैतिक व सामूहिक इच्छा है। यही समानता और स्वतंत्रता की सूचक। रूसो के संप्रभुता हाब्स के संप्रभु की भांति सर्वोच्च, असीमित, अमर्यादित, अपरिवर्तनीय, अविभाज्य, अदेय, अहस्तांतरणीय आदि है। हाब्स तो जीवन रक्षा हेतु संप्रभु पर कुछ नियंत्रण लगाता है, लेकिन रूसो की समान इच्छा तो पूर्ण संप्रभु है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी का प्रणेता कहा जाता है क्योंकि प्रभुसत्ता नागरिकों के पास है पर साथ ही प्रत्येक व्यक्ति समान इच्छा के अनुसार चलेगा, अतः वह सर्वाधिकारवादी भी हो जाता है। प्रभुसत्ता की उत्पत्ति की दृष्टि से वह लोकतंत्रवादी पर संप्रभुता के प्रवर्तन लागू करने की दृष्टि से वे सर्वाधिकारवादी है। समान इच्छा व स्वतंत्रता। रूसो स्वतंत्रता को अत्यावश्यक मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आज़ादी का त्याग मनुष्य के होने के दावे का त्याग है, मानवता के अधिकारों का समर्पण है, कर्तव्यों का भी। हाउस व लॉक की तरह वो स्वतंत्रता को मात्र बंधनों की अनुपस्थिति नहीं मानते थे बल्कि उनकी नज़र में समान इच्छा के प्रति समर्पण आज़ादी के लिए आवश्यक है। वास्तविक स्वतंत्रता समान इच्छा का पालन करने में है। स्वतंत्रता का तात्पर्य समान इच्छा के अनुरूप चलना। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण समान इच्छा के अनुरूप नहीं चले तो उसे उसके अनुसार चलने यानी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हाब्स ने जब जीवन रक्षा और शांति के लिए मनुष्य के सारे अधिकार और स्वतंत्रताएं लेवियाथन को सौंप दी तो रूसो ने इसके विरोध में लिखा है, शांति तो कारागृहों में भी पाई जाती है तो क्या वे रहने लायक जगह होती हैं। एक तरफ रूसो हाब्स के अनुसार लेवियाथन के विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ वे लॉक के सीमित एक तरफ रूसो हाब्स के निरंकुश लेवियाथन के विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ वे लॉक के सीमित सरकार व न्यूनतम राज के विरोध के विचारों से भी असहमत हैं। तो नेक्स्ट है, शिशुओं की स्वतंत्रता और पशुओं की स्वतंत्रता में उसके अनुसार कोई भेद नहीं है। रूसो इसे स्वाधीनता कर पुकारता है। विकास क्रम में स्वाधीनता के बाद नागरिक स्वतंत्रता आती है। इसका प्रादुर्भाव नागरिक समाज की स्थापना होने पर होता है। स्वतंत्रता में हमारे अधिकार रहते हैं और समूह की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। अधिकारों की यह सुरक्षा ही स्वतंत्रता होती है। रूसो के अनुसार मानवीय स्वरूप के विकास के लिए जिस चीज़ की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है कर्म स्वतंत्रता व्यक्ति को केवल समाज की सदस्यता से ही प्राप्त होती है। नैतिक स्वतंत्रता, तो यह स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता से भी उच्चतर होती है। यह वह अवस्था है जो
व्यक्ति अपनी प्रकृति के विकास में प्राप्त कर सकता है या उसे स्वयं का स्वामी बना देती है। रूसो ने पहली बार स्वतंत्रता और समानता को समायोजित कर एक नई अवधारणा समान इच्छा दी, जिसमें स्वतंत्रता व सत्ता तथा समता एवं समानता के विरोधी प्रकृति को समाप्त कर एक दूसरे के पूरक सिद्ध करने का प्रयास किया गया। सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है? प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव। मानव भद्र पशु यानी नोबल सेवेज था। भद्र यानी परोपकारी और पशु यानी आत्मप्रेमी। तो दो मूल प्रवृत्तियां थीं, स्वप्रेम या आत्मप्रेम और सहानुभूति या परोपकार। तो मनुष्य तेरे मेरे के स्वार्थीपन से दूर था। वह तो विज्ञान व कला से तब आता है जब व्यक्ति तर्क करना सीख जाता है। तो यह तो विज्ञान कला से तब आता है जब व्यक्ति तर्क करना सीख जाता है। रूसो हमें हमारा अज्ञान, इग्नोरेंस यानी मासूमियत, भोलापन, इनोसेंस यानी निर्दोषता व गरीबी, पॉवर्टी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। इसी में रूसो दो प्रसिद्ध वाक्य निकले। इसी से रूसो के दो प्रसिद्ध वाक्य निकले। कौन कौन से? प्रकृति की ओर लौट चलो, गो बैक टू नेचर, रिटर्न टू नेचर। नव मार्क्सवादी भी इससे प्रभावित हैं। रोमानी व्यक्तिवाद है ये। बाल्टेयर आलोचना में कहता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मेरी इच्छा मैं हाथों और पैरों से चलूं। तो बाल्टेयर सटायर मारता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मेरी इच्छा है कि मैं हाथों और पैरों से चलूं, यानी कि मैं फिर से आदिमानव बन जाऊं, ये इसका कहना था। या फिर से वो जो बंदर से हम लोगों का प्रादुर्भाव हुआ ऐसा माना जाता है ना, तो फिर से मैं वही बन जाऊं, ऐसा वो कहता है। दूसरा व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है पर जंजीरों में जकड़ा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रथम वाक्य है। इस कथन का तात्पर्य है कि व्यक्ति को प्राकृतिक दशा यानी स्टेट ऑफ नेचर में जो स्वतंत्रता प्राप्त थी, नागरिक समाज सिविल सोसाइटी की स्थापना होने के बाद वह उससे वंचित हो जाता है। सामाजिक समझौते का कारण, प्राकृतिक अवस्था, नागरिक समाज, राज्य। तो अल्प जनसंख्या, विशाल जनसंख्या, प्राकृतिक प्रचुरता, अभाव की स्थिति, श्रम की आवश्यकता नहीं, श्रम की आवश्यकता, प्राकृतिक समानता, कानूनी समानता, प्राकृतिक समानता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, आवश्यकता अनुसार प्रकृति के भंडार से कुछ भी प्राप्त करने की स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा। तो ये नागरिक समाज में आने के बाद ये स्वतंत्रताएं मिली, ये चीज़ें हमको मिली। और प्राकृतिक अवस्था में जब थे तो हमको ये चीज़ें उपलब्ध थी। प्राकृतिक अवस्था से निकलने के कारण जनसंख्या वृद्धि और संपत्ति का उदय था। तो प्राकृतिक अवस्था से निकलने का कारण जनसंख्या वृद्धि और संपत्ति का उदय था। सामाजिक समझौता ऐसी घटना नहीं है जो एक बार घटी, यह तो निरंतर चलने वाला क्रम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समान इच्छा में भाग लेता रहता है तथा राज्य को निरंतर सहमति प्रदान करता है। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था के दो चरण, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। व्यक्ति एक जंगली सज्जन यानी नोबल सेवेज होता है, जिसमें उसका व्यवहार असभ्य होता है लेकिन वह मूल रूप से एक अच्छा व्यक्ति होता है। उसे अच्छा बुरा सही गलत आज का ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी वह दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करता है और आराम से एक असभ्य जीवन जीता है। यह प्रारंभिक स्थिति है, ये स्टेट ऑफ नेचर की स्थिति। फिर द्वितीय चरण, तो यह स्थिति तब आरंभ होती है जब व्यक्ति निजी संपत्ति का स्वामी बन जाता है। निजी संपत्ति से विवेक जागृत होता है, रीजन डेवलप होता है। व्यक्ति सभ्य बनने की प्रक्रिया में अच्छापन, संयोग आदि की भावना भूलता जाता है और चालाक, स्वार्थी, हिंसक बनने लगता है। इस स्थिति में व्यक्ति का जीवन हॉब्स की प्राकृतिक दशा जैसा है। रूसो के अनुसार समझौते और सहमति के आधार पर जब नागरिक समाज का निर्माण होता है, स्वतंत्रता और समानता समाप्त नहीं होती, पूर्व की भांति बनी रहती है और उसकी सुरक्षा के लिए समूह की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। मानव पर मानव की सत्ता का केवल एक ही आधार है, वह है समझौता या सहमति। इस समझौते द्वारा ऐसे सामूहिक मैं का जन्म होता है जो सामूहिक एकता, नैतिकता और जिसका अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपना अस्तित्व है। यह सार्वजनिक, पुरुष और राजनीतिक निकाय है। प्रत्येक सदस्य अपने समस्त अधिकार शक्तियाँ संपूर्ण समाज को समर्पित कर देता है। इस हस्तांतरण की शर्त है समानता, समस्त के लिए एक ही शर्त। सावयवी नागरिक समाज, ऑर्गेनिक सिविल सोसाइटी। समझौते से निर्मित समाज सावयवी नागरिक समाज होता है। लॉक व हॉब्स की धारणा के समाज के समान व्यक्तिवादी नहीं। तो रूसो का नागरिक सामाजिक, नैतिक और सामूहिक प्राणी है, जिसका अपना निजी जीवन है, निजी इच्छा है तथा अपना निजी अस्तित्व है। रूसो इसे सार्वजनिक व्यक्ति पुकारता है। रूसो के अनुसार राज्य वो परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है जो संपन्न नैतिक व्यक्तित्व के लिए आवश्यक हैं तथा समाज से बाहर समता के विकास जैसी कोई चीज़ नहीं। सेवाइन रूसो का आधारभूत तत्व मनुष्य नहीं बल्कि नागरिक है और राजनीतिक अधीनता मूलतः नैतिक है। विधि और व्यवस्था की स्थापना तो उसका केवल एक गौण पहलू।
स्त्री और परिवार संबंधी रूसो के विचार। तो रूसो के अनुसार पुरुष को स्त्री पर शासन करना अनिवार्य होता है ताकि वह चरित्रवान व शुद्ध बनी रहे। तो ये स्त्रियों के प्रति निगेटिव थॉट्स रखता है। रूसो स्त्री को दार्शनिक चिंतन व वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं समझता था। रूसो ने पितृसत्तात्मक परिवार का समर्थन किया। परिवार प्राकृतिक प्रेम पर आधारित सबसे पुरानी संस्था थी जिसका स्रोत प्रजनन था। परिवार में युवाओं पर बुजुर्गों और स्त्रियों पर पुरुषों का स्वाभाविक अधिकार था। वे स्त्रियों को राजनीतिक व्यवस्था में विखंडनकारी शक्ति मानते थे और यही बात हीगल ने भी बाद में कही। पुरुष को स्त्री पर शासन करना आवश्यक होता है। एक अच्छी स्त्री को सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा न लेकर परिवार में ही रहना चाहिए। रूसो स्त्रियों की यौन संतुष्टि का स्रोत मानते थे। रूसो स्त्रियों को यौन संतुष्टि का स्रोत मानते थे। तो ये बहुत निगेटिव बात करता है। रूसो प्रकृति ने उन्हें पुरुष की लैंगिक इच्छाएं संतुष्ट करने के लिए बनाया। अरस्तु के समान रूसो भी परिवार को समाज का प्रथम स्वरूप मानते थे। इसका नियमन राज्य के नियमन से अलग था। उन्होंने एथेंस का नमूना पेश किया जहां स्त्रियां घर में रहकर पत्नी, माता और घर के संरक्षिका की भूमिका अदा करती थीं। जब यूनानी स्त्रियां विवाह करती थीं तो सार्वजनिक जीवन से हट जाती थीं। घर की चार दीवारी में के अंदर वे स्वयं को परिवार की देखभाल में समर्पित कर लेती थी। जीवन का यह रूप स्त्रियों के लिए स्वयं प्रकृति और तर्क ने तय किया। महान उदारवादी नारीवादी लेखिका मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने अपनी कृति अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में, जो कि 1792 में आती है, रूसो के नारी संबंधी विचारों की आलोचना की। आधुनिक समाजवाद के आध्यात्मिक प्रणेता के रूप में रूसो की आदर्श व्यवस्था छोटे किसानों पर आधारित आर्थिक व्यवस्था थी। उन्होंने संपत्ति संबंधी विभेदों का विरोध किया। इस अर्थ में उन्हें आधुनिक समाजवाद के आध्यात्मिक प्रणेता माना जाता क्योंकि वे संपत्ति को गरीबी और असमानता का स्रोत मानते थे। प्लेटो के समान रूसो ने भी नैतिक आधार पर संपत्ति की भर्त्सना की है। रूसो संपत्ति को नागरिकों का सबसे पवित्र अधिकार मानते थे। अतः रूसो ने समाजवादियों के विपरीत सामूहिक संपत्ति की हिमायत नहीं की। रूसो ना तो संपत्ति के समाप्त करने संबंधी कोई गंभीर विचार देते हैं और न ही उन्होंने समाज में इसके स्थान के बारे में कोई स्पष्ट विचार दिया था। रूसो और आधुनिक राष्ट्रवाद। तो समुदायवाद और समान इच्छा पर बल देने के कारण रूसो को आधुनिक राष्ट्रवाद का बौद्धिक पितामह कहा जाता है। यह सही है कि उसका छोटा सा नगर राज्य वैसा राष्ट्र नहीं है जैसा 19वीं सदी के विचारक ढूंढ रहे थे। मूलतः यह वह भावना का प्रश्न था जिसे रूसो के विचारों से छोटे समूहों के रूप में उभारा और राष्ट्रवादियों ने इसे विशाल राष्ट्रीय राज्य तक पहुंचाया। रूसो ने जिन लक्षणों को समान इच्छा के विकास के लिए आवश्यक माना था उन्हें राष्ट्रीय राज्य में लाने की बात कही। क्षेत्रफल, आकार, जनसंख्या की कसौटी को न मानते हुए भी इन्होंने भाषा की समानता, संवेदनाओं के बंधनों पर भी अधिक बल दिया, पर उसी तरह बल दिया जैसा कि रूसो सामाजिक सहिष्णुता कोहेजन के लिए आवश्यक मान रहा था। यही कारण है कि अनेक विद्वानों के मत में रूसो एक संयुक्तकारी चरम राष्ट्रवाद का बौद्धिक पूर्वज समझा और माना जाता है। रूसो के अनुसार शिक्षा राष्ट्रीय भावना पैदा करती है। शासन पर रूस की जो इमाइल रचना थी वो भी शिक्षा पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण कृति, याद रखिएगा। शासन पर विचार तो राज्य सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित समाज है जिसमें समान इच्छा का वास होता है। शासन या सरकार केवल वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह है जिसको समाज द्वारा यह अधिकार दिया जाता है कि वह संप्रभुता की इच्छा पूर्ण करे। व्यक्ति एक बुरे शासक का विरोध कर सकता है, राज्य का नहीं। समझौते द्वारा राज्य संप्रभुता का जन्म होता है, शासन या सरकार का नहीं। शासन तो एक मध्यवर्ती संस्था है जिसकी स्थापना संप्रभुता और जनता के बीच की जाती है ताकि लोगों की नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। रूसो ने राज्य को न्याय रक्षक मंडल, मैजिस्ट्री अथवा राजा, प्रिंस कहकर पुकारा है। शासन और सरकार संप्रभु, जनता की नौकर मात्र। ऑब्स के विपरीत रूसो के शासन या सरकार का निर्माण किसी संविदा द्वारा नहीं बल्कि संप्रभु जनता के प्रत्यादेश द्वारा होता है। सरकार की अच्छाई या बुराई उसके रूप से नहीं बल्कि परिणामों से मानी जाती। तो रूसो ने जिस राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की है उसमें राजनीतिक दल या दबाव समूह नहीं होंगे क्योंकि ये समाज में वैमनस्य और विभाजन पैदा करते हैं। रूसो प्लेटो की तरह राज्य की एकता की आकांक्षा रखता है और प्राचीन स्पार्टा व रोमन गणराज्य की तरह देशभक्त नागरिक गुणों से प्रेरित एकीकृत नागरिकता चाहता था जहाँ नागरिक बिना बहस के स्वतः ही कानूनों पर मतदान करेंगे। रूसो के अनुसार शासन के रूप तो पहला है राजतंत्र यानी मोनार्की, दूसरा है कुलीन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी, फिर तीसरा है जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी, फिर मिश्रित यानी मिक्स्ड।
तो रूसो के अनुसार देवताओं के राज्य में ही सरकार का स्वरूप लोकतंत्रात्मक हो सकता है, क्योंकि रूसो का मानना है कि सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त लोकतंत्र ना तो था ना होगा। सरकारों के विश्लेषण में रूसो प्राचीन वर्गीकरण को स्वीकार करता हुआ मिश्रित सरकार मिक्स्ड गवर्नमेंट को सर्वश्रेष्ठ सरकार मानता है। रूसो ने एक आदर्श राज्य की संख्या कितनी बताई है? 10,000। रूसो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई? 10,000। प्लेटो ने कितनी बताई थी? 5,040। रूसो से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। कार्टिस के अनुसार रूसो का दर्शन बहुत ही व्यक्तिवादी है। W.T. जोन्स मानव स्वभाव के संबंध में रूसो की धारणा प्लेटो और अरस्तु की धारणा से मेल खाती। कैरोल पेटमैन रूसो कपटपूर्ण उदार सामाजिक अनुबंध का आलोचक है। सिबली के अनुसार रूसो को बहुआयामी राजनीतिक विविधताओं और अभिवृत्तियों का पितामह कहा जा सकता है। अल्फ्रेड कोवन रूसो का राजनीतिक विचार पूरी तरह व्यक्तिवादी नहीं थे, साथ ही व्यक्तिवादियों से अलग किसी समाज का अतिवादी चित्रण भी नहीं था। निस्बेट वास्तव में रूसो में एक और तो मूलवादी व्यक्तिवाद था, दूसरी ओर समझौताहीन प्रभुत्ववाद। वाहन क्या बोलते हैं कि रूसो लागवादी विचारों का विरोधी था, क्योंकि राज्य के खिलाफ वह व्यक्ति की कोई रक्षा नहीं करता। F.J.C. हॉर्नसा ने रूसो के दर्शन की आदिम मानव से राज्य निर्माण की संरचना को स्वर्ग का लोप और स्वर्ग की पुनर्प्राप्ति के ईसाई सिद्धांत का एक सेकुलर संस्करण बताया। G.D.H. कोल ने रूसो को राजदर्शन का पिता कहा तथा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को राजदर्शन के ऊपर लिखा महानतम ग्रंथ। निष्कर्ष तो जॉक रूसो महानतम विचारक था। उसके विचारों का दायरा अत्यंत विस्तृत था, इसलिए बार्कर ने लिखा है कि चाहे हम वामपंथी हों या उनमें भी वाम दक्षिणपंथी हों या उनमें भी दक्षिण हो, हमें रूसो में अपना विचार हमेशा ही मिल जाएगा। चैपमैन व दराथे रूसो को व्यक्तिवाद का महान चैंपियन मानते हैं। वान उन्हें सामूहिकतावादी यानी कलेक्टिविस्ट समझते हैं, जबकि कार्ल पॉपर ने उन्हें रोमांटिक सामूहिकतावादी रोमांटिक कलेक्टिविस्ट कहा। लूसियो कोलेटी अपनी प्रसिद्ध प्रकृति फ्रॉम रूसो टू लेनिन ये 1972 में आती है, में लिखते हैं कि रूसो का चिंतन पूंजीवाद व पूंजीवादी समाज का विवरण। लियो स्ट्रॉस ने रूसो को राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर का प्रवर्तक कहा। रूसो की समान इच्छा के उत्साह का महात्मा गांधी ने भी समर्थन किया। फिर चलिए एक बार हॉब्स लॉक और रूसो के सामाजिक समझौते की तुलना कर लेते हैं। विषय क्या है? मानव प्रकृति या स्वभाव, ह्यूमन नेचर। तो हॉब्स स्वार्थी, हृदयहीन और झगड़ालू मानता है ह्यूमन स्वभाव को, ह्यूमन नेचर को। लॉक विवेकशील प्राणी मानता है, रेशनल क्रीचर मानता है एक व्यक्ति को। और रूसो नोबल सैवेज सरल स्वभाव का बताता है। प्राकृतिक दशा स्टेट ऑफ नेचर एकांकी थी, बर्बर थी, क्षणभंगुर थी, भय और जंगली झगड़ालू अवस्था थी। फिर लॉक क्या मानता है कि शांति थी, सद्भावना थी व पारस्परिक संयोग। रूसो सुख व शांति का वातावरण था, ऐसा मानता है। प्राकृतिक अधिकार तो एकमात्र आत्मरक्षा का अधिकार था, यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन का राइट है केवल। फिर ये 3 अधिकार लॉक देता है, कौन सा? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ये प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करता है, कौन? रूसो। सामाजिक समझौते का उद्देश्य तो ऐसा पूर्ण प्रभुसत्ताधारी बनाना जो सब पर कंट्रोल कर सके तथा सबकी रक्षा कर सके, कोई कम से कम या मतलब ये एब्सोल्यूट सोवरेन की बात करता है, कौन? हॉब्स। लॉक ऐसी सीमित सरकार बनाना जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके और नियम तोड़ने वाले को दंड दे सके, तो ये लिमिटेड स्टेट की बात करता है, कौन? लॉक। अभाव की स्थिति में ऐसा नागरिक समाज बनाना जो श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति की सुरक्षा। सामाजिक समझौते की प्रकृति जब सब मानव अपने ऊपर शासन का अधिकार प्रभुसत्ताधारी को सौंपने का वचन देते हैं। समुदाय द्वारा सरकार को वचन व शक्ति की नियम उल्लंघन पर वे अपने मामलों के स्वयं न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि दंड शक्ति सरकार के पास। सब मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करते हैं तथा यह नागरिक स्वतंत्रता के रूप में फिर पूरे समुदाय को वापस मिल जाती। प्रभुसत्ता का स्वरूप सर्वोच्च और पूर्ण प्रभुसत्ता रहेगी। सीमित प्रभुसत्ता सरकार एक ट्रस्ट के रूप में, पूर्ण अविभाज्य अदेय प्रभुसत्ता। उपयुक्त राजनीतिक सिद्धांत तो पूर्ण सत्ता वाले एब्सोल्यूटिज्म, विरोध का अधिकार नहीं है, नो इफ एंड व्हाट, ओनली जट। ये संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है। लॉक विक्रांत विरोध के अधिकार को मान्यता देता है, यानी राइट टू रिवोल्ट को ये मान्यता देता है।
फिर लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करता है कौन? रूसो। विरोध का अधिकार आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी जनरल विल के द्वारा ही कानूनों को बनाया है, तो उसको फॉलो करेंगे तो वो फ्री हो जाएंगे, ये बात है। हालांकि उनको फोर्स भी किया जा सकता है कि वो फ्री हो। तो चलिए रूसो को यहाँ से समाप्त कर लिया जाएगा। अब आगे हम लोग किसी नेक्स्ट थिंकर के साथ मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मार्क्स या हीगल हो, तो सॉरी बेंथम। आगे हम लोग बेंथम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। करते क्या रहिए, करते तो है नहीं, फिर भी लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर डिस्कशन।